हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था इंटीग्रल्स और अब तक आपने इंटीग्रेशन में सिर्फ उसका एक बेसिक टॉपिक रीड किया था जो हमने डिफरेंशिएशन के रिवर्स फॉर्मूलाज फाइंड किए थे, उनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन थे। अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन जैसे जैसे आगे चलेगा न्यू मेथड्स आपके सामने आएंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। हालांकि आगे न्यू मेथड्स आएंगे लेकिन है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और पेपर में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक सभी टाइप के क्वेश्चंस इसके बीच में आ जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअल में अप्लाई कैसे करेंगे धीरे धीरे अभी समझ आएगा। हम सारी बातें करेंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, ये तो पता है ना, नेम से क्लियर होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू रिप्लेस करना, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करना किसी अनदर वैल्यू से। ठीक है, अब वो कैसे होगी उसमें थोड़ा सा इसका यूज होगा। और उससे पहले डिफरेंशिएशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको ये मेथड बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। बस एक छोटी सी बात समझने वाली है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, ऐसे कई सारे फंक्शंस अब आने वाले हैं हमारे सामने जिनका हमने लास्ट लेक्चर तक कुछ भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला या कोई मेथड नहीं सीखा हुआ, लेकिन अब हम उस टाइप के इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ना बनता हो लेकिन सब्स्टिट्यूशन का यूज होता हो। अब ये कैसे होता है वो भी आपको नहीं पता, वो मैं सिखा देता हूं। सुनो, सपोज करो आपके सामने इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आ गया कि कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन क्या है, ब्रैकेट में हमने लिखा gx और इसके आगे g-x dx। अब ये क्या मीनिंग है इसका? देखो, हम ये कह रहे हैं एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई ऐसा वेरिएबल प्रेजेंट हो जिसका डेरिवेटिव भी वहीं पर प्रेजेंट हो। मतलब यहां कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट हो। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम इस पूरे फंक्शन को या वेरिएबल जो भी होगा उसको हम टीलेट कर लेंगे। इससे क्या होगा अभी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा इससे क्या होने वाला है। इससे हमारा आंसर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका। लेकिन है ना, इस तरह से देखते वक्त ना कई बार अजीब सा लगता है, सर ये कर क्या रहे हो एक्चुअल में। देखो, एक बात सुनो, हाँ एक बात मैं ना ऐसा करने वाला हूं, मैं इस पूरी वैल्यू को कुछ डिफरेंट मेथड से यहां पर लिखकर बता रहा हूं। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं इस तरह लिखने की बजाय यूं बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फंक्शन प्रेजेंट हो, कौन सा फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव भी वहीं पर प्रेजेंट हो। कोई ऐसा फंक्शन वहां प्रेजेंट हो जिसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में उस फंक्शन को अगर आप टीलेट कर लो तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, वो बात वहीं ऊपर जो लिखी है उसी को मैंने दोबारा लिख दिया। सेकंड नंबर पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट एक्चुअल में फर्स्ट वाला ही है, बस मैं थोड़े से ना उसके पार्ट्स कर करके बता रहा हूं। अगर कभी ऐसा हो किसी क्वेश्चन में अंडर रूट आ जाए और अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है, जो भी वैल्यूज हैं, अगर आप उस पूरी वैल्यू को टीलेट कर लो, ठीक है, अंडर रूट के जो अंदर है उसको क्या लेट कर लो, टी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा ये जो रूल्स है ना, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं थोड़े बहुत। मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे अप्लाई होंगे, ठीक है, लेकिन मतलब ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न, ये देखो यहां पर जो बात कर रहे हैं ना, इससे जो मैं रूल्स बना रहा हूं ये मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूं जो मोस्टली यूज होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यूज नहीं होंगे, लेकिन तब तक है ना हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या था एक्चुअल में, मतलब सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। तो उससे क्या होगा, हमें समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा। इसीलिए हम इसको इसी टाइप से एक बार मेथड को माइंड में बिठा रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर है हम उसको टीलेट करेंगे, जिससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। थर्ड नंबर, ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कोई, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैं देखो यहां लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इस टाइप का हो जिसका एंगल सिंपल एक्स ना हो। जैसे आपके पास साइन एक्स आ गया, फिर तो आपको पता ही है कि माइनस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है। साइन एक्स स्क्वायर आ गया, ई पावर एक्स आ गया, ई रूट एक्स आ गया, रूट एक्स आ गया, एक्स के अलावा कुछ एंगल में आ गया।
तो एंगल जो है वो अगर x की फॉर्म में नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया, एंगल अगर x नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो हम उस एंगल को टी लेट कर लेंगे। ठीक है, उससे आंसर आएगा। अच्छा एक चीज ना यहां थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं इसमें। यहां जो मैंने कहा ना टी लेट करेंगे, इसको आप टी मत लेट करो, इसको आप टी स्केयर लेट करो, उससे और जल्दी होगा। टी से भी हो जाएगा लेकिन टी स्केयर से और जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता है टी स्केयर लेट करने से रूट हटेगा। सही बात है। अब ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं ये एक्चुअल में इसी पर बेस्ड है। मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना इधर। यस, इधर देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है जैसे 2x साइन एक्स स्क्वेयर dx, ठीक है। अब समझो इधर देखो, इस पूरे का हमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं पता। जैसा हम लास्ट लेक्चर तक बात कर रहे थे ना, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका डायरेक्टली। फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे। सब्सटीट्यूशन में आपको इसका यूज करना पड़ता है, मतलब आपको ढूंढना पड़ता है कि सब्सटीट्यूट किसको करें। तो मैंने क्या कहा कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। ये बात यहां भी लिखी, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो उस फंक्शन को टी लेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा यहां पर आता है कि सर आपने कहा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो एंगल है अगर वो एक्स ना हो तो उसको टी लेट करते हैं। कोई इस तरह से सोचे तो भी ठीक है, इस तरह से सोचे तो भी ठीक है। ठीक है, देखें एक बार कैसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां जो साइन का एंगल है वो कितना है, एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर है ना, मैंने क्या कहा था, एक्स अगर ना हो तो उस एंगल को टी लेट करेंगे। तो मैं यहां पर नीचे लिखता हूं लेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू टी। अब इससे फायदा क्या होगा वो सुनो। देखो एक्स स्क्वेयर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, मैं यहां रफ वर्क कर रहा हूं, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू टी है, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने x लिखा तो इसका कितना होगा 2x और इसका कितना होगा dt बाय dx। सही है इतना। अगर मैं इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x dx इक्वल्स टू dt। बट एक्चुअल में ना ये dx जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। फिर मैंने क्यों किया, ये बहुत स्मॉल नंबर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा इंटीग्रेशन चलता है ना ये एक्चुअल में स्मॉल पार्ट्स के लिए चलता है। ये स्मॉल पार्ट्स वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ये आपको जब हम इसका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर, तब आपको ये बात समझ आएगी कि मैंने ये स्मॉल पार्ट्स वर्ड क्यों यूज किया है। ये जो dx है ना, ये एक स्मॉल लेंथ को, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 होती है। तो हम उस स्मॉल वैल्यू के लिए ऐसा कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर मान लो किसी ने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ना किया होता, डिफरेंशिएट किया होता विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका हो जाता 2x, फिर x का भी करना पड़ता। डिफरेंशिएशन तो याद है ना, मैंने पहले ही बोल दिया जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है उसको तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और बाकियों को थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो पहले डिफरेंशिएशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। और dx बाई dt समझ आ गया, इधर क्या आएगा 1। अगर आप dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x dx इक्वल्स टू dt। आप चेक कर लो जो दोनों मेथड है उनसे ये वाली लाइन सेम आ रही है और हमें एक्चुअल में इसी लाइन की जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, हमें ना ये वाले स्टेप शो ही नहीं करेंगे, ना ये, हम डायरेक्ट इस लाइन पे आएंगे। अब डायरेक्ट इस लाइन पे आने के लिए रफ मेथड की जरूरत नहीं है आपको। कहीं आप सोचो सर पहले रफ में करेंगे फिर फेयर में करेंगे, नहीं। आप क्या करो, इसके नीचे डायरेक्टली कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट किया। ध्यान से समझना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका जब करेंगे तो 2x और x का करेंगे तो dx लिखेंगे। क्यों, आप यूं समझ लो कि हम डिफरेंशिएशन तो करें लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है। मतलब जब विद रिस्पेक्ट टू होता है तो नीचे dt आता, जैसे t के रिस्पेक्ट करते हैं, या x के रिस्पेक्ट करते तो नीचे dx आता। लेकिन जिसके अगर किसी की रिस्पेक्ट है ही नहीं तो डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये तो हम अपने समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन किसी के रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, तो x स्क्वायर का 2x और x का dx, t का dt।
किसी के रिस्पेक्ट होता है तो डिवाइड में आता है, नहीं हो रहा तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होता, डिफरेंशिएशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट ही चलता है। वो तो हमने थोड़ा जल्दी करने के लिए ना, अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा बोल दिया कि किसी के रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। दोबारा सुनो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और x का करेंगे तो dx, t का करेंगे तो dt। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे। ध्यान से देखना, ये 2x दिख रहा है और ये dx, ये 2x और ये dx, इनकी जगह पर क्या आएगा, dt, और ये जो है साइन, इसके ब्रैकेट में x स्क्वायर की जगह आएगा t। वैल्यूज तो हमने सही सब्सटीट्यूट कर दी, लेकिन ये गलत हो गया, इससे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्यों? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत बार बता दिया है। बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो साइन t है ना, ये फंक्शन है, ये पहले होना चाहिए और dt बाद में होना चाहिए। याद है, बात बताई हुई आपको। बाई चांस किसी को नहीं पता तो याद रखना, पहले फंक्शन आएगा यानी साइन t, एक्स स्क्वायर की वैल्यू t पुट कर दी, और 2x और dx की वैल्यू हमने dt पुट कर दी। अब इससे फायदा क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता था वो उसमें कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन पता है। अब आप चेक कर लो, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, मतलब अगर मैं साइन टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो वो होगा माइनस कॉस टी, सही है, और प्लस में आगे सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन जब तक आप t की वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि t हमने लेट किया है। तो माइनस कॉस t का एक्स स्क्वायर प्लस में c। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बेटा कई बार है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि सर ये क्या कर दिया, पहले तो कभी किया नहीं। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसीलिए कई बार ऐसा माइंड में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा कि कैसे कैसे सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो, और एक बात और सुन लो, अगर कभी आंसर पे डाउट हो तो आप आंसर का डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन वाला फंक्शन आना चाहिए, इसका मतलब फिर हमारा सही हो जाएगा। चेक करने की जरूरत हो तो मैं यहाँ रेफर करता हूँ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन करवाओ। माइनस पड़ा है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो प्लस साइन एक्स स्क्वायर, खत्म नहीं हो अभी तक, चेन रूल भी लगाना है, एक्स स्क्वायर का 2x, डिफरेंशिएशन चल रहा है प्लस में 0। इसका मतलब आप चेक कर लो, क्या ये डिट्टो यही फंक्शन तैयार हो गया, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ 2 नहीं है और यहाँ साइन की जगह पर कॉस आ गया। अब देखो सबसे पहले वही बात है कि एक ऐसा कोई फंक्शन अगर आपको मिल जाए जिसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो तो उसे टी लेट कर लो, या आप इसको देख लो कि कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जिसका जो एंगल हो वो अगर x फॉर्म में नहीं है, जैसे यहाँ पर एंगल सिंपल x नहीं है, एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमने क्या कहा था, इसको यस टी लेट कर लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का करेंगे तो dx और t का dt, ठीक है इतना। अब आप एक बार चेक करो, यहां इस क्वेश्चन में 2x dx था, 2x ये रहा, dx ये रहा, तो इसकी वैल्यू हमने dt यहां रिप्लेस की थी। अब यहां 2 तो है नहीं, तो कुछ नहीं होता। बेटा कांस्टेंट से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट जो है, जैसे ये 2 है, हम इसको अगर डिवाइड में ले आए तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। मतलब कांस्टेंट जो है ना वो मल्टीप्लाई में इधर उधर जा सकता है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कांस्टेंट पे ध्यान ही मत दिया करो, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, देखो i इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना इधर, पहले फंक्शन लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, x और dx जो है इसकी वैल्यू है dt बाय 2। ये समझ आ गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 बाहर आ गया, इधर cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन, यस वेरी गुड, sin t प्लस c, और इसमें जब तक t की वैल्यू
वापस हम रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। जो हमने लेट किया होता है ना वो आंसर में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। तो टी जो है वो हमने लेट किया था, इसका मतलब इसको वापस हम एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे प्लस में सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने चेक करना है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो, वापस ये वाला फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बार बार इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने कोई कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक नहीं की, हमें पता लग रहा है, तो इसका मतलब ओके है ये। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको इरेज करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, यस हटाओ इसको, सुनो। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए जैसे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर में अंडर रूट एक्स होल डिवाइड में अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब सबसे पहला काम देखो, अगर आपको अंडर रूट दिखे तो मैंने क्या कहा था, जो अंडर रूट के अंदर होगा उसको टी स्क्वायर लेट करो। अब यहां चेक करो अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स को टी स्क्वायर लेट करने वाले हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है ना, हमने रूट के अंदर वाले नंबर को टी स्क्वायर लेट किया। अब यहां वैल्यू पुट करने से पहले डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। इसका डिफरेंशिएशन dx, क्यों, x का dx ही तो होगा, और टी स्क्वायर का 2t और t का होगा dt। सही है, समझ आ रहा है। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है। अब देखो i इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह पे टी स्क्वायर रखेंगे तो e की पावर में तो t आ जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर का रूट है तो t, नीचे भी टी स्क्वायर का रूट होगा तो t रह जाएगा, और dx की वैल्यू है 2t dt। समझ आ गया, t से t कैंसल, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, e पावर t dt। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यस, e पावर t का क्या होता है, e पावर t और प्लस में c। अच्छा, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट किया ही क्यों, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है। हम सी की उसी के लिए रहे हैं जिसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं था ना, हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ढूंढ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा बनता है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता हो, और इसमें लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे। यहां से t की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स मत लिख देना, मतलब कोई सोचो कि रूट अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में रूट एक्स पॉजिटिव है ना, इसका मतलब आपने प्लस ही लेना है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स और प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से। अब हम इसी क्वेश्चन को फिर से करने जा रहे हैं। देखो सेकंड मेथड, बड़े ध्यान से समझना बेटा, e पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। मैंने इसमें क्या किया था, x को टी स्क्वायर लेट किया था क्योंकि रूट वाला पैटर्न लगाया था। अब मान लो हम इस पे नहीं आते, हम ये सोचते हैं कि सर आपने ये सिखाया हुआ है कि ऐसा कोई फंक्शन अगर हो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। अब ये वही ढूंढ पाएगा जिसका डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहां पर जो रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको आता हो तो ये यस 1/2 रूट एक्स होता है। 1 क्या होता है, 2 रूट एक्स। 2 कांस्टेंट है, इस पे ध्यान मत दो, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है, लिखेंगे, लेकिन ये 2 जो है कांस्टेंट होने की वजह से इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा बाद में। मेन तो वेरिएबल एज इट इज होना चाहिए, ये इसमें प्रेजेंट है। देखो ये 1/रूट एक्स है ना, ये रहा। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है और वो है अंडर रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को टी लेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट था, मतलब रूट एक्स को टी लेट करेंगे। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और x का करेंगे तो dx। आ रहा है समझ में, t का dt। 2 हमें नहीं चाहिए देखो, तो 2 को उधर शिफ्ट कर दें, 1/रूट एक्स dx इक्वल्स टू 2 dt। समझ आ गया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करवा दो, e पावर में रूट एक्स तो e पावर में t, क्यों, रूट एक्स हमने टी लेट किया तो e पावर में डी आ जाएगा। अब इसको देखो गौर से, ये 1/रूट एक्स 1 ही है ना, 1/रूट एक्स और dx, 1/रूट एक्स और dx की जगह आ जाएगा 2 dt।
आ रहा है समझ में? 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e पावर t dt। e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t प्लस c और t की वैल्यू यस अंडर रूट एक्स प्लस में c। आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, चेक कर लो, है ना? एक्चुअल में ना ये दोनों मेथड सेम ही थे। यहां देखो, यहाँ x इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा है, अगर आप यहां से t निकालोगे तो रूट एक्स ही तो आएगा। तो बस हमने इसमें सीधा लेट कर लिया, इसमें रूट की फॉर्म में लेट कर लिया। समझ आ रही है कंसेप्ट? सीधा काम तो वही है कि जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना उसको टी लेट करना पड़ता है, ठीक है? और रूट आ जाए तो मैंने रूट के लिए बता दिया, उसको टी स्क्वायर लेट करोगे ना तो जल्दी हो जाता है। अब हम इसी को फिर से करने जा रहे हैं, थर्ड मेथड। ये सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आगे जाके बहुत सारी कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाएंगी। यस, इधर ध्यान दो एक मिनट सभी। बेटा इस वाले मेथड में सुनो, देख रहे हो सभी इधर, e पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। सुनो क्या करना है, यहां पर जो मैं बोलने वाला हूं ना वो यहां पर दिख नहीं रहा, या हमने एग्जैक्ट है ना उस फॉर्म में नहीं लिखा जो मेथड में वहां लगाने जा रहा हूं, इसलिए वो मेथड अलग से बता रहा हूं। सुनो, जब हमने ये कहा कि ऐसा कोई फंक्शन प्रेजेंट हो जिसका डेरिवेटिव भी वहीं प्रेजेंट हो, तो हम उस फंक्शन को डिलीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन हमारे पास, ध्यान से सुनना इस बात को, कई बार हमारे पास फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। क्या मतलब हुआ? अभी दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने क्या कहा, कई बार फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, तो भी हम उस फंक्शन को टी लेट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या मतलब है? इधर देखना एक मिनट। मान लो हमने e पावर रूट एक्स को टी लेट किया। अब मेरे माइंड में क्यों आया? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है ना वो बहुत फटाफट माइंड में आता है, ठीक है? और वो आपके माइंड में आना चाहिए क्योंकि आपने अच्छे से कर लिया डिफरेंशिएशन। चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e पावर x का तो e पावर x यानी e पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और फिर x का करेंगे तो dx, और t का करेंगे तो dt। सही है? अब ये जो 2 है इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। e पावर रूट एक्स पढ़ा रहा, नीचे ये रूट एक्स भी पढ़ा रहा, dx भी पढ़ा रहा, इधर आ जाएगा 2 dt। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। i इक्वल्स टू, देखो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 2 dt। नहीं समझ आया? देखो ये पूरा बाई चांस सेम बन गया, तो ये पूरा 2 dt से रिप्लेस कर दिया। अब काफी सारे बच्चों को ये डाउट होता है, सर ये t तो पुट किया ही नहीं कहीं, देखो t कहीं नहीं आ रहा। तो मैं वही तो कह रहा हूं, क्या कई बार फंक्शन खुद प्रेजेंट ना हो लेकिन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो भी हम उस फंक्शन को टी लेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसमें सोचना बहुत पड़ता है। अक्सर ये मेथड है ना काफी सारे स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि जल्दी से माइंड में स्ट्राइक नहीं करता क्या कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो है, ठीक है? तो कुछ नहीं होता, ये मेथड है आपके पास। अब मान लो ये मेथड आपके माइंड में आ गया तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दोगे, और इसके बाद क्या होगा? 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा? dt। अब dt का मतलब क्या हुआ? यहां पर 1 प्रेजेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x मत लिखाना बेटा, ये गलत है। ये सीधा ध्यान दो एक मिनट, ये x गलत क्यों है? क्योंकि t के रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट होता तो x होता, t के रिस्पेक्ट होगा तो t आएगा, और लास्ट में वही t को रिप्लेस करेंगे। t की वैल्यू चेक करो, e पावर अंडर रूट एक्स। आंसर वही सेम आएगा जो बाकी मेथड से आ रहा है। समझ आई बात? कुछ बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि फंक्शन खुद प्रेजेंट ना हो। अब जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो प्रेजेंट था ना, ये देखो। अब कई यहां पर एक गलती और भी करते हैं, वो भी दिखा देता हूं। ये आपने नोट कर लिया एक बार? यस, मैं ऐसा करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। देखो यहां पर वो मिस्टेक बता रहा हूं जो कई स्टूडेंट से इस वाले मेथड में होती है। वो कहते हैं सर हम पहले है ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं ऊपर वाले की, तो हमने टी रख दिया इधर e पावर रूट एक्स की जगह, और नीचे रूट एक्स है, फिर वो रूट एक्स की वैल्यू यहां से ढूंढें या रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू ढूंढ लें, या कई बच्चे ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। ये तो 100% गलत है। क्यों? अगर आपने ध्यान से सुनना,
अगर आपने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया तो ये बात माइंड में रखनी जरूरी है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद पहले वाला वेरिएबल बिल्कुल हट जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ न्यू वेरिएबल ही है ना रहना चाहिए, पहले वाला वेरिएबल बीच में रहा तो फिर नंबर नहीं रहेंगे। तो ये सही तब होगा जब यहां से x अभी हटाया जाए। तो इसको सही कैसे करें? t पुट किया, नीचे रूट एक्स पढ़ा रहा, यहां डी एक्स पढ़ा रहा। अब अगली लाइन में अगर रिप्लेस कर देते तो भी सही है, मतलब t पढ़ा रहा, रूट एक्स पढ़ा रहा, dx की वैल्यू यहां से निकाल लें, फिर सही हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या आएगी? यस, 2 क्या आएगा? रूट एक्स डी टी अपॉन ई पावर रूट एक्स। एक्चुअली मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल रहा था, लेकिन कई स्टूडेंट्स के डाउट में होता है, इसलिए बता रहा हूं कि यहां से dx की वैल्यू निकाल ली और फिर पुट कर दी, अभी भी बीच में x आ रहा है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल, और ये जो e पावर रूट एक्स है ये हमने t लेट किया था, तो इसकी जगह t पुट करके फिर कैंसिल करेंगे, आएगा अल्टीमेटली भाई। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो डिफरेंशिएशन के बाद आया था पहले उसको पुट किया करो, फिर उसके बाद जो बचे उनको आप t से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मेन मेथड क्या है कि आपने फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूं, पहले इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। कॉस अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बट ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले आपके माइंड में जो जो आ रहा है ना बताते जाओ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, शायद आपके माइंड में स्ट्राइक करने लग गया होगा कि हाँ सर इसको ऐसे कर लो। अब वो कैसे कर लो वो बोलते जाओ। यस, सबसे पहले तो रूट दिख रहा है, रूट दिखते ही क्या लेट कर सकते हैं, जो x है उसको t स्क्वायर। ठीक है बेटा, लेकिन है ना ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है ये वाले, मतलब कई बार क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत है ना वेरिएशंस रहता है, हमें सोचना ही पड़ता है अल्टीमेटली। ऐसा नहीं कि हमेशा रूट आ गया तो टी स्क्वायर से ही काम आएगा, मतलब उसी से आंसर आएगा। आगे ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कई बार उसमें नहीं बनेगा, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, तो सोच लेंगे, इतना तो है ही हमारे पास। ठीक है, x को टी स्क्वायर रेड करते हैं, देखो क्या होगा। कॉस, पहले एक गलती कर रहा हूं मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो यहां से dx की वैल्यू नहीं आएगी, और dx नहीं आएगा तो फिर इसमें पुट नहीं होगा, फिर यहां x रह जाएगा। और मैंने मना किया, जिस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके अलावा पहले वाला वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। तो हम देखो क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा dx। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t dt, टी स्क्वायर का 2t और t का dt। सही है, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करवाओ। चलो बोलो, कॉस x की जगह पर टी स्क्वायर, तो वो रूट है तो t रह जाएगा। यहां भी x की जगह पर टी स्क्वायर का रूट है तो t रहेगा, और dx की जगह पर 2t dt। ठीक है, यहां पर t से t कैंसिल, 2 बाहर शिफ्ट हो गया, cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो यस बिल्कुल सही, sin t प्लस सी, और लास्ट में t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहां से अंडर रूट एक्स आ जाएगी प्लस में c, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं, कितना है, cos अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स dx। देखो सबसे पहले अगर कोई ये सोचे कि सर हम रूट वाला पैटर्न नहीं लगा रहे, हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई फंक्शन प्रेजेंट है क्या जिसका डेरिवेटिव नहीं हो, तो हमें रूट एक्स दिख रहा है जिसको हम टी लेट कर रहे हैं। क्यों? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, 2 मैंने कहा है कांस्टेंट है, उस पर ध्यान ही मत दो, तो 1 बाय रूट एक्स दिख रहा है ना आप लोगों को, इसका डिफरेंशिएशन वो यहां भी है। तो अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो ये मेथड लगाना है, और इसका प्रेजेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, और x का करेंगे तो dx, t का dt। सही है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 dt। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखो पहले आप चेक करो, ये कॉस है, ये पढ़ा रहा, रूट एक्स की वैल्यू t है, इस रूट एक्स की जगह पर t आ जाएगा। फिर ये जो dx है और ये जो 1 बाय रूट एक्स है, पता नहीं ये 1 बाय रूट एक्स है,
1/√x dx जो है उसकी जगह पर आएगा 2 dt। समझ आ गया अच्छे से? इनकी जगह पर सेम 2 dt लिख दिया हमने, 2 कांस्टेंट है बाहर शिफ्ट कर दिया, cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस में c, और t की जो वैल्यू है वो है √x प्लस में c। देखो सेम आंसर आ रहा है। समझ आ गया अच्छे से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थर्ड मेथड। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। थर्ड मेथड जो मैंने यहां पर लिखा नहीं है लेकिन अभी अभी बताया था कि कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बेटा ध्यान से सुन रहे हो ना सभी? ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जो इंटीग्रेशन में खुद प्रेजेंट ना हो लेकिन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ऐसा भी होता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन भी दिखाया था आपको। ऐसा कोई फंक्शन चाहे खुद एब्सेंट हो, यहां मैंने प्रेजेंट वर्ड लिखा है, मैं कह रहा हूं खुद चाहे एब्सेंट हो लेकिन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना जरूरी है, तो भी हम उसको टी लेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम प्रेजेंट के ऑब्लिक में एब्सेंट भी लिख देते हैं, मतलब हो चाहे ना हो। लेकिन फिर वही बात, इसमें माइंड बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको ऐसे फंक्शन ढूंढने पड़ते हैं। जैसे मेरे माइंड में इसको देखकर आ रहा है कि अगर मैं लेट कर लूं क्या sin√x को t, क्यों? ये तो है ही नहीं यहां पर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं कि खुद प्रेजेंट कई बार नहीं होता, तो ये मेथड है ना बहुत अच्छा नहीं लगता काफी बच्चों को। मैं कह भी नहीं रहा कि आप इसको ज़्यादा अप्लाई करो, बस मुझे सिखाना था आप लोगों को कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं वो सुनो। मुझे पता है जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन cos√x होगा और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, और x का करेंगे तो dx, t का करेंगे तो dt। अगर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अब आपको फायदा दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा है कि ये पूरा डिट्टो ये आ गया, सही है? अगर ये पूरा डिट्टो ये सेम आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे की जगह पर 2 dt पुट कर देंगे, सही ना? ये देखो सेम है लेकिन ये खुद प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं फंक्शन कई बार खुद एब्सेंट होता है लेकिन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो, आप उस फंक्शन को अलग से टी लेट करके आंसर निकाल लो, ठीक है? 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेम तो आ ही नहीं रहा, आप कहते थे ना सेम आंसर आएगा। हाँ तो आंसर अभी आया थोड़ा ना, आंसर तो भी निकालना है। 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं सर आप गलत कर रहे हो, आपने खुद ही बताया था कि t के रिस्पेक्ट करेंगे तो x थोड़ा ना लिखेंगे, फिर क्या आएगा t प्लस में c, और लास्ट में t की वैल्यू जो हमने पुट की थी मतलब लेट की थी sin√x प्लस में c। अब आप चेक कर लो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है? अब शायद समझ आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको नोट करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, आपको दिखते ही समझ आ गया होगा। देखो क्या, देखो ऐसा कोई फंक्शन ढूंढे जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो बाई चांस सीधा सीधा दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और वो यहां प्रेजेंट है, सही है? तो अगर हम लेट करें, देखना एक मिनट ध्यान से, हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करें तो इससे क्या होगा, मेरी बात समझ आ गई ना? एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो एक्स स्क्वायर को टी लेट किया। अब जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और x का dx और t का dt, सही है? ये वैल्यू इसमें चेक करते हैं, आप देखो 2x और dx, 2x और dx की जगह आएगा dt अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये बिल्कुल सही है, अगर आपने dt को यहां लिख दिया तो भी सही है, लेकिन dt को आगे लिख दिया और ये बाद में तो बिल्कुल गलत है। ये बात मैंने कई बार बता दिया, आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये कैसे होगा? ये गलती मत करना, कौन सी? वही जो मैं बार बार मना करता हूं, आप t को √t का होल स्क्वायर कहीं लिख दो
और फिर ये सोचो सर ये तो देखा देखा सा फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स अंडर रूट टी वाला फॉर्मूला बन गया प्लस में सी। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? आप अच्छे से याद करो, मैंने आपको कई बार इस बात के लिए मना किया कि इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला जिस वेरिएबल के लिए उसकी जितनी पावर के लिए बन गया उसके अलावा वो किसी और पे ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला था ना ये वाला, ये तब ऑपरेट होता है जब एक्स स्क्वायर हो। हाँ, एक्स स्क्वायर का मतलब यहां पर जो वेरिएबल है वो 1 पावर में हो, यहां रूट टी आ गया, इसका मतलब नहीं लग सकता। अगर 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता फिर लग जाता। ठीक है, रूट है इस वजह से नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगाएं? सिंपल सा ही तो है, अच्छे से दिमाग पे जोड़ डालो, आपको याद आ जाएगा। ये 1/x वाला बन गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x प्लस में c, याद है? और मैंने आपको कहा हुआ है कि वेरिएबल कांस्टेंट प्लस माइनस में आ जाए उससे फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता, लग सकता है फॉर्मूला। तो देखो क्या करेंगे, या सीधा ध्यान दो, log 1 प्लस टी मोड में और प्लस में c। मेरी बात समझ आई मैंने क्या किया? इस पर 1/x वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग गया, log mod x प्लस c, x की वैल्यू ही पूरी, और t जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने लेट किया था, मतलब एक्स स्क्वायर, और इस पर मोड प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन हम चाहते तो इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड बता रहा हूं उससे भी कर सकते हैं। शायद कई बच्चे पहले बोल भी रहे थे कि सर आप इसको लेट मत करो। देखो ध्यान से समझो, मैं शुरू से बताता हूं। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब मैंने आपको ये कहा कि ऐसा कोई फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, वो प्रेजेंट था। अब जरूरी थोड़ा ना एक्स स्क्वायर को ही लेट करें, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही टी लेट कर लें तो ये माइंड में क्यों आया? अब इसका डेरिवेटिव सोचो, 0 प्लस 2x, क्या वो ऊपर है? बिल्कुल। इसका मतलब कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप साथ में लेट कर भी सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और x का dx और t का dt। अब ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, 2x और dx की जगह पे dt आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे पूरे की जगह पर t आएगा। वहां 1 प्लस टी लिखा था क्योंकि 1 प्लस में सिर्फ ये t था, इस बार ये पूरा ही t है। और इसको देखते तो सीधा ही समझ आ रहा है, log mod t प्लस में c। सही है, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड एज इट इज प्लस में c। ठीक है, रिप्लेस कर दिया इसको। अब चेक कर लो, आंसर सेम आ रहा है। बेटा बात समझ आ रही है ना? मेन काम बार बार वही है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज करके इस तरह से लिख दिया, 1/ में x और प्लस में x log x। अब ध्यान से समझो, देखो थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस करके हमें सेम डेरिवेटिव दिखाना पड़ता है। मतलब इसमें अभी सीधा सीधा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो यहां 1 प्लस log x बचेगा और इनटू में x आएगा, उसको मैंने यूं लिख दिया। नहीं समझ आया? इसमें से x कॉमन लेके यहां पर लिख दिया, एक ही बात है, चाहे आगे लिख दो चाहे यहां लिख दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन ढूंढूं जिसका डेरिवेटिव वहीं प्रेजेंट हो तो मुझे क्लियर दिख रहा है क्या? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और वो यहां प्रेजेंट है। तो अगर आपने log x को t लेट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये बताया था ना आपने कि कांस्टेंट लेने से फर्क नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट भी साथ में ले लो। तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो हम पूरा 1 प्लस log x ही t ले रहे हैं। इससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, log x का 1/x और x का dx और t का हो जाएगा dt। अब ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा, अब ध्यान से समझना, इधर 1/ में ये पूरा t बन गया और ये पूरा देखो सेम है dt। सही है, चेक कर लो, सब जगह t आ गया। बीच में पहले वाला वेरिएबल रहना नहीं चाहिए, x तो नहीं है ना बीच में कहीं,
बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस में c। t की वैल्यू पुट करेंगे यहां से 1 प्लस लॉग एक्स, log mod में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में c। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार फिर से बता दूं, कई बार है ना आपकी बुक्स में मोड का सिंबल यूज नहीं किया होता, आपके लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये गलत हो जाता है। तो आप ब्रैकेट यूज कर भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा वो, ठीक है। लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। देखो अभी अभी हमने जो मेथड सीखा सब्स्टिट्यूशन, उसमें हमने क्या कहा कि ऐसा कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जिसका, सॉरी ऐसा कोई फंक्शन प्रेजेंट हो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। लेकिन मैंने आपको अलग से जो रूल्स बताए जो मैंने इरेज कर दिए, उसमें मैंने एक तो अंडर रूट वाला रूल कहा, लेकिन अंडर रूट यहाँ कहीं प्रेजेंट नहीं है। फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जिसका एंगल x ना हो, जैसे ये चेक करो, साइन का एंगल है x, यहां तो एंगल x है लेकिन यहां जो साइन है उसका एंगल पूरा cos x है, तो हम लेट कर लेंगे cos x को t, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन एक्स डी एक्स तो आएगा, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स होगा और t का dt। माइनस का सिंबल हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर माइनस इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, गलती कर रहे हैं इसमें हम। क्या माइनस इधर आके प्लस थोड़ा होता है, माइनस तो माइनस ही रहेगा। हाँ, कंप्लीट नंबर उधर जाए प्लस में तो वो पॉजिटिव लिखेंगे, सिर्फ माइनस उधर जाने का मतलब है एक्चुअली में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ आप चेक करो, ध्यान से देखना इस बात को। देखो ये साइन एक्स और ये डी एक्स दिख रहा है, ये दोनों साइन एक्स और डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ जाएगा, ठीक है। और मैंने साइड में लिख दिया, यहां फंक्शन की जगह छोड़ दी। अब ये देखो, ये साइन कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन कॉस एक्स को हमने टी लेट किया था, ये समझ आ गया। ये तो इसकी जगह पर आ गया और साइन एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस डी टी से, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन, यस, माइनस कॉस टी होता है तो प्लस कॉस टी प्लस में सी, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज कॉस एक्स प्लस में सी। आ गया समझ, ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, समझ तो आ रहा है। इस क्वेश्चन में साइन ए एक्स प्लस बी और यहां कॉस ए एक्स प्लस बी, पहले देखो इसके अंदर जैसे था वैसा इसमें अगर हम सोचें, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आपको पता है साइन जो है उसका डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव साइन है। फिर लेट किसको करें, जिस मर्जी को करो, चाहे साइन को लेट करो चाहे कॉस को, आंसर दोनों से आएगा। मैं चेक भी करवा देता हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर यहां पर एंगल x नहीं है, तो जब आपने कहा हुआ है कि एंगल x ना हो तो लेट करना चाहिए। तो अगर यहां पर x नहीं है तो आप इसको लेट कर लो। बेटा चेक करो अच्छे से, यहां पर x ही है, बस कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और मैंने कहा हुआ है कांस्टेंट एक्स्ट्रा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन हो जाता है। याद है ये बात? तो हम एक काम करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, यानी इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा। मेन जो है ना, ये साइन और कॉस का मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम देखो क्या करने वाले हैं, हम या तो साइन को या फिर कोस को, किसी भी एक को लेट कर लेते हैं। क्यों मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट उसे टी लेट करेंगे, तो हमने यहां पर लेट कर लिया साइन ए एक्स प्लस बी को टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस के आगे ए एक्स प्लस बी पड़ा रहा, खत्म नहीं हुआ अभी तक। इसका डिफरेंशिएशन हुआ, अब इसका भी करेंगे चेन रूल से, तो a कांस्टेंट है पड़ा रहेगा, और x का 1 मत लिख देना, x का dx प्लस में b का 0 इक्वल्स टू में t का dt। आ गया समझ? cos ax प्लस b dx, ये वाला a हम डिवाइड में ले आए, dt अपॉन a। आ रहा है समझ में? ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो
साइन ए एक्स प्लस बी तो पूरा का पूरा टी हो गया, सही है, और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, देखो ये सेम है, इसकी जगह क्या आएगा, डी टी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट, जैसे एक्स का होता है ना, एक्स की पावर n प्लस वन वाला, वही होगा टी की पावर वन है ना, तो 1 + 1 यानी 2/2 प्लस में c। बस ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ यहां देखो ये 1/2 है पड़ा रहा, टी स्क्वेयर है, देखो टी की वैल्यू है साइन, तो साइन स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया अच्छे से। मान लो इसी को हम फिर से करें सेकंड मेथड, क्या इस बार मैं यहां पर एक काम करता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो पढ़ा रहा, इधर कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। इस बार जब मैंने लेट किया तो मैंने साइन को नहीं, मैंने कॉस को लेट कर लिया। अब ये माइंड में क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस भी प्रेजेंट है, कॉस का डेरिवेटिव साइन भी प्रेजेंट है। अगर किसी को लग रहा है सर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बेटा माइनस कांस्टेंट है, वो शिफ्ट हो सकता है। मैंने उसकी तरफ कहा हुआ, ध्यान मत दिया करो। जैसे ये है, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर जब इसका करेंगे तो ए डी एक्स आएगा और इधर डी टी, तो यहां पर आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, माइनस ए इधर चला जाएगा तो डी टी अपॉन माइनस ए। सही है, समझ आ रहा है। ये वैल्यू इसमें पुट करें। अब बड़े ध्यान से देखना इधर, इस बार जो साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स है, इसको और इसको देखो, ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस ए, और जो कॉस ए एक्स प्लस बी है ये टी से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी डी टी। मैं सीधा इंटीग्रेशन लिखूं, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। सही है, -2a बाहर आ गया, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कॉस स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी प्लस में सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। लेकिन दोनों मेथड से आंसर देखो सेम नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि सेम हमें बनाना आना चाहिए। देखो पेपर में अगर आपने इतना छोड़ दिया तो भी सही है, इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन प्रूव करने को दे दिया। मान लो प्रूव करने को ये दे रखा है और आपने ये निकाल दिया, फिर आप कन्वर्ट कर लो। देखो किसी को नहीं आता तो वो भी सुन लें। हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉस स्क्वायर है, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। सही है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2a माइनस माइनस प्लस 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस में सी। अब चेक करो, अभी भी सेम नहीं आ रहा, ये तो फालतू आ गया। फिर क्या करेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से सुन लो। देखो ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें कहीं कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाता है। तो इसका मतलब 1/2a ये वाला और साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ये पढ़ा रहा, और इन दोनों की जगह हमने एक न्यू कांस्टेंट सी डैश लिख दिया। समझ आ गई बात। लास्ट में क्या लिख देंगे, वेयर सी डैश इक्वल्स टू सी माइनस 1/2a। ठीक है, अब देख लो सेम आंसर आ गया। वे किसी को लगे सर कांस्टेंट तो अलग आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट पे ध्यान मत दो, सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब आप इसको नोट करो। ओके, अब इधर ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने उन क्वेश्चंस को भी इरेज नहीं किया। अब मैं इसी का थर्ड मेथड यहां कर रहा हूं, ये थर्ड मेथड है, ध्यान रखना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा अगर बनाना हो तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो साइन 2 थीटा बन जाएगा। पहले आप चेक कर लो, ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया है।
बेटा 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये साइन 2a वाला फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये साइन जो है इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस 2b और आगे dx। अब यहाँ पर हमें कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं। क्यों? हमें इसका सीधा आंसर आता है, तो जब सीधा पता ही है तो सब्सटीट्यूशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कॉस, आगे क्या पड़ा है 2ax प्लस 2b और प्लस में क्या आएगा c। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो चुकी है जो मैं बार बार आपको बोलता था लास्ट लेक्चर तक, जिसको मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि इसकी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब आपको याद आ गया होगा गारंटी वर्ड से कि सर आपने इसमें x का कॉफिशिएंट डिवाइड में नहीं लिखा। बेटा ध्यान रखना, जिनको नहीं पता था x का कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, ठीक है। अब ये -1/4a हो जाएगा और इधर कॉस, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में ax प्लस b प्लस में c। लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनके सेम नहीं है। फिर तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, सेम बनाना आना चाहिए। अब इसको सेम कैसे बनाएं, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। आपको पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा। थीटा का मतलब है ax प्लस b। क्या ये बात समझ आ गई? या फिर एक और भी होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, वो भी लगा सकते हो। एक से ही आंसर मैच करेगा, सेकंड से ही आंसर मैच करेगा। बस वो तो मुझे बताना है आपको कि क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4a माइनस माइनस प्लस 2 से ही कैंसिल होगा तो 1/2a। अब आपको दिख क्या होगा कि सेम आंसर आ गया, लेकिन ये तो आंसर में नहीं आ रहा। तो काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि सर c और -1/4a कांस्टेंट है, इसकी जगह न्यू कांस्टेंट लिख देंगे तो ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मेथड जो मर्जी लगा लो सब सही है, सबसे सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको नोट करो और आज आप सब्सटीट्यूशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।